I request our chief guest, honorable chief guest, to light the ceremonial lamp along with the guests on the dais. I will request Shri Babulal ji to felicitate our chief guest on the dais. I now request Honorable Shri Vijay Sampla ji, Honorable Chairperson of the National Commission for Scheduled Caste, to deliver our welcome address. मंचासीन हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी, मंचासीन उनके साथ हमारे गवर्नर हिमाचल प्रदेश राजेंद्र अर्किलकर जी, डॉक्टर राजकुमार रंजन जी, MOS एक्सटर्नल अफेयर, श्री A. नारायण स्वामी जी, MOS सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, प्रोफेसर SP बघेल जी, MOS लेबर लॉ एंड जस्टिस, श्री दुष्यंत गौतम जी, मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा, डॉक्टर चरणजीत सिंह जी अटवाल जी, जिनके कारण आज सूत्र के कारण आज हम सभी एक माला में उपस्थित हैं, श्री रामदास अठावले जी, MOS सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एंड जस्टिस KG बालाकृष्णन जी, एंड पद्मश्री हमारे हंसराज हंस जी, मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा उपस्थित हैं, और सामने बैठे सभी बंधुगण, भाइयों और बहनों, आज ये हमारा 5वां फोरम ऑफ SC/ST लेजिस्लेटर एंड पार्लियामेंट्रियन का ये कनक्लेव, 5th कनक्लेव हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, और जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका अटवाल जी की रहती है, और इसमें उनके सपुत्र इंद्रजीत अटवाल जी
जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है सभी को आपस में जोड़ना। और ये कन्क्लेव, जहाँ ये आज 5वां कन्क्लेव हो रहा है, वहीं इसका उपयोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों में परस्पर संवाद हो, उनमें आपस में ज्ञान का वृद्धि हो। आपस में जब बैठते हैं तो उनमें विचार आदान प्रदान होते हैं, उनमें से देश में विदेश में क्या क्या हो रहा है, हमारे समाज के लोगों ने क्या क्या उत्पत्ति की है, क्या क्या हमने अपनी नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं हमारे समाज में, और क्या क्या हमारे लिए चुनौतियां हैं, किन किन चुनौतियों से आगे बढ़ना है। ऐसे सब कार्य के लिए इस कन्क्लेव में हम बैठकर बातचीत भी करते हैं। और मुझे आशा है कि जैसे पिछले 4 कन्क्लेव में हमें बहुत कुछ आप सबसे सुझाव के रूप में, आपके सबके जो विचार आए, उनके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने के काम कर पाए। और इस कन्क्लेव में भी आप सबका आशीर्वाद इसी रूप से मिलेगा। और मैं आप सबका यहाँ पर सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और विशेष रूप से हमारे महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी, जिनका हमें समय समय पर आशीर्वाद इसी रूप में मिलता रहा है, और उनसे बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती हैं, और उनके अनुभवों का हमने बहुत सारी जगह पे उपयोग किया है। और आशा करते हैं कि भविष्य में भी उन सबका आशीर्वाद हम पर बना रहेगा। और इसी के साथ ही मैं सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आप सब ने बहुत कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आया, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करते हैं कि आगे हम इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। Thank you, sir. I now request our guest speaker, Honorable Governor of Himachal Pradesh, Shri Rajendra Vishwanath Arlekar, to share a few words with us. नमस्कार। फोरम ऑफ SC/ST लेजिस्लेटर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस, इनके तहत 5वां इंटरनेशनल अंबेडकर कॉन्क्लेव आज यहाँ होने जा रहा है। और ऐसे अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं परम आदरणीय राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी, नेशनल SC/ST कमीशन के अध्यक्ष श्री विजय सांभला जी, मेरे मित्र और केंद्र में राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले जी, मणिपुर से आए श्री राजकुमार रंजन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री माननीय दुष्यंत गौतम जी, जिनके माध्यम से यह फोरम बहुत ही पिछले अनेक सालों से, वर्षों से चलता आ रहा है। ऐसे मेरे मित्र श्री चरणजीत सिंह अटवल जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, सभागार में बैठे हुए सभी बहनों और भाइयों, आज हम इस माध्यम के द्वारा अनेक विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। SC/ST ऐसे समाज के लिए जिन जिन लोगों ने काम किया, वो काम सिर्फ समाज के कुछ वर्गों के लिए ही किया ऐसा नहीं है। समाज के विभिन्न वर्गों को इकट्ठा लाकर उनके माध्यम के द्वारा राष्ट्र निर्माण के बारे में एक नई सोच देने का हम सबको मार्गदर्शन हमेशा ऐसे लोगों से हुआ है, जिनका आशीर्वाद और प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर,
वो तो हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं और उनका जीवन हमेशा इस देश के निर्माण में लगा हुआ था। बहुत बार हम सबको लगता है कि बाबा साहब जी सिर्फ दलितों के ही नेता थे, परंतु ऐसा नहीं था। उनका चिंतन मनन अगर देखा जाए तो पूरे राष्ट्र निर्माण के लिए अनेक विभिन्न अंगों से उन्होंने चिंतन किया है। अनेक अपने देश के भीतर की समस्याएं और देश के बाहर के भी समस्याओं का उन्होंने विवेचन किया है, समाधान भी दिया है। और इसलिए बाबा साहब आंबेडकर जी केवल दलितों के नेता नहीं थे, इस राष्ट्र के नेता थे। उन्होंने जो भी विचारधारा, उन्होंने जो भी विचार हमारे सामने रखा, वो केवल विशिष्ट वर्ग की संपत्ति नहीं थी। उनके विचार और आचरण पूरे राष्ट्र की संपत्ति है, सबके लिए प्रेरणादायी है। ऐसा एक विचार लेकर चलने वाले एक व्यक्ति हमारे बीच थी और हमारे लिए मार्गदर्शन करते रहे, ये हमारा सौभाग्य रहा है। आज के इस कॉन्क्लेव में ऐसे अनेक विषयों पर, विविध पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और उनसे कुछ मार्गदर्शन लेकर, प्रेरणा लेकर आने वाले समय के लिए एक प्लान तैयार करेंगे और हमें कैसा एक पथदर्शक, ऐसा एक मार्गदर्शन इस आज के कॉन्क्लेव में होगा, ऐसी मेरी आशा है, अपेक्षा है। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आप सबका और यहाँ आयोजक जो हैं उन सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय। Thank you, sir. I now request our second speaker, Shri Dushyant Gautam ji. He is the Honorable Member of Parliament and National General Secretary of Bharatiya Janata Party. आज इस फोरम ऑफ SC एंड ST लेजिस्लेटर एंड पार्लियामेंट्रियंस इस फोरम पर के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, हमारे मध्य में उपस्थित श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, श्री रामदास अठवले जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल जस्टिस, श्री विजय सापला जी, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, डॉक्टर राजेंद्र रंजन सिंह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, प्रोफेसर SP बघेल जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस, और जिनकी प्रेरणा से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे डॉक्टर चरणजीत सिंह अटवाल जी जो फॉर्मर डिप्टी स्पीकर हैं, पद्मश्री श्री हंसराज हंस जी जो सांसद हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं ICCR के। आज बंधुओं, इस 5वें कॉन्क्लेव में हम इकट्ठा हैं। लगातार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस कॉन्क्लेव को करने में, और लगातार हर बार अनुसूचित जाति वर्ग के पढ़े लिखों और सांसदों और सबको इकट्ठा कर कर उनकी परेशानियों का हल ढूंढने वाले इंद्रजीत अकवाल सिंह अटवाल जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उनकी मेहनत, लगन और प्रयासों से हम सारा काम कर पाते हैं। ये सही बात है कि हमारे संघर्ष हर फोरम पर, हर तरीके से हर व्यक्ति अपने अपने फोरम पर समाज के लिए संघर्ष कर रहा है, और उस संघर्ष का परिणाम भी आजकल दिखाई भी देता है। समय समय पर अनेक समस्या आती हैं, समस्याओं का निदान के लिए संघर्ष होता है, कुछ आंदोलन के द्वारा होता है, कुछ प्रदर्शनों के द्वारा होता है, कुछ पत्राचार द्वारा होता है। लेकिन ये बहुत बहुत धन्यवाद है इस फोरम का, हम हर संघर्ष में कामयाब होकर निकलते हैं, इसलिए मैं इस फोरम को अगेंस्ट दोबारा धन्यवाद देता हूं। मैं आज मुझे
ध्यान में आता है, आदरणीय महामहिम जी हमारे मध्य में है। एक चीज को लेके हम काफी समय से चल रहे थे और आज वो चरितार्थ हुई है। 26 नवंबर संविधान दिवस, हम 15-20 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे। इस दिन को लॉ डे के रूप में मनाया जाता था, कुछ मनाते थे, कुछ नहीं मनाते थे। लेकिन आदरणीय महामहिम के संघर्ष के कारण वर्तमान देश के प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में चली आ रही लॉ डे की जानकारी लेकर और जब मालूम किया कि इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लॉ डे खाली संविधान को याद किया जाता है, नियमावली पे थोड़ा काम किया जाता है, न्यायपालिका से लोग जुड़ जाते हैं, कुछ वकील जुड़ जाते हैं। लेकिन आपके प्रयासों से देश के प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि यह दिन विशेषकर डॉक्टर अंबेडकर जी को समर्पित होना चाहिए, क्योंकि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। साहब, मैं आपको हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर पहले एक महामानव ऐसे हुए हैं जिनको जन्मदिन पर भी याद किया जाता है, परिनिर्वाण दिवस पर भी याद किया जाता है और संविधान दिवस पर भी याद किया जाता है। किसी व्यक्ति को 3 दिन साल के अंदर नहीं याद किया जाता, किसी को जन्मदिन पर याद किया जाता है, कुछों को परिनिर्वाण पर कर लेते हैं, लेकिन तीसरा दिन किसी को भी निर्धारित नहीं है। और सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 2015 में जो संविधान दिवस पर 2 दिन की डिबेट बुलाई और 2 दिन की डिबेट से मालूम पड़ा, हमें पहली बार मालूम पड़ा, मुझे भी पहली बार मालूम पड़ा, जैसे अर्लेकर जी ने भी उल्लेख भी किया है, कि पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूं दलित साहित्यकारों का, लेखकों का, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी को दलितों का नेता तक तो बना के रखा कम से कम। लेकिन 2015 की डिबेट के बाद मालूम पड़ता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के ही नेता नहीं थे। उनके द्वारा उस डिबेट की 2 दिन की डिबेट के अंदर मालूम हुआ कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो सपना था वो उनका था, वित्त आयोग होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन होने चाहिए, महिलाओं को बराबर का हक मिलना चाहिए, और बल्कि देश के अंदर पहले प्रथम मंत्री थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए इस्तीफा दिया था, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और यही नहीं, श्रमिकों को अगर नेता मानना चाहिए कि श्रमिकों को 7 दिन के बजाय 6 दिन काम करना चाहिए और 1 दिन के अवकाश की भी उनको वेतन मिलना चाहिए, 12 घंटे के बजाय 8 घंटे काम करें, श्रमिकों के उत्थान के लिए सबसे बड़ा काम किया। वर्तमान भारत के अंदर अगर हम देखते हैं जल की समस्याओं को, डैमों का निर्माण हो, अनेक समस्याओं का निदान हो, और मैं दावे से कह सकता हूं महामहिम जी, आपके इन प्रयासों से आज हम डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का नेता नहीं, वर्तमान भारत के निर्माता के रूप में देखते हैं। बंधुओं, समय कम है, लेकिन कुछ बातें मेरे को, क्योंकि अब हम खाली प्रदर्शन और धरना करने वाले नहीं रहे, हम बुद्धिजीवी वर्ग में हमको इस्तेमाल किया जाने लगा है। हमें चिंता करनी चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर जी के चित्र को लेकर, डॉक्टर अंबेडकर जी के फोटो को लेकर, संविधान को लेकर किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा होने का हमें प्रूफ देना चाहिए। सीए दलितों के हित में था, लेकिन सीए के विरोध में डॉक्टर अंबेडकर जी का चित्र लगाया गया, संविधान को रखा गया, जबकि सीए देखा जाए जो योगेंद्र मंडल जी के साथ में करोड़ों दलित गए थे, उनको वापसी लाने का एक रास्ता था। ऐसे ही वर्तमान किसान आंदोलन को हम देखते हैं। किसान आंदोलन के अंदर 95% गरीब लोग जो दलित थे, छोटे मोटी 3-4 एकड़ की जमीन पर किसानी करते थे, उनके हित में ये बिल था। लेकिन किस प्रकार से वहां पर भी संविधान की दुहाई देकर डॉक्टर अंबेडकर के चित्र लगाकर उसका दुरुपयोग किया गया। जिन्होंने 2 प्रदर्शन धरने पे बैठे थे, उनके जहां कर्मचारी काम करने वाले दलित थे, उनके हितों के बारे में कोई भी बात नहीं की गई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैंने जैसे पहले कहा है कि हम जिंदा हैं तो जिंदा होने का हमें सबूत देना चाहिए और संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनशील होने का मतलब विरोध करना ही नहीं होता, प्रदर्शन धरना नहीं होता, उसमें धन्यवाद की भी कई गुंजाइश होनी चाहिए। आज सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है, सरकार ने कहा था कि हम दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहते हैं, और उसका प्रारूप हमें दिख भी रहा है।
आज हमारे व्यावसायिक बहुत ऐसे लोग हो गए जो अपना हेलीकॉप्टर रखते हैं और व्यवसाय के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को व्यवसाय भी दे रहे हैं। तो हमें सरकार का धन्यवाद करने का भी एक मानसिकता को अपने मन में बनाकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। आज अनेक सांसद, जिनको कहा जाता था कितने सांसद हैं, इतने विधायक हैं, आज हमारे गवर्नर भी काफी हैं, हमारे वाइस चांसलर भी हैं, उनका सबका सहयोग लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। और मैं फिर पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं इस फोरम को, जिसके माध्यम से हम बेबाक तरीके से अपनी बात को उठाते हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री का कि वो हमारी बात को सुनते हैं और आगे उस पर अमल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। Thank you, sir. I now request Honorable Dr. Charanjit Singh Athwal, the patron of Forum for SC/ST Legislators and Parliament, and also a former Deputy Speaker of Lok Sabha, to deliver a keynote address. मेरे बहुत ही सत्कारयोग देश दे राष्ट्रपति साहब रामनाथ कोविंद जी, मेरे सत्कारयोग भाई विजय सांपला जी और रामदास अठवाले जी, राजेंद्र जी, गवर्नर साहब दुष्यंत जी और राजीव कुमार राजन जी, और मेरे सत्कारयोग बहनों भाइयों, जय भीम, जय भारत। मैं सबसे पहले देश के राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के दिन पर ये जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने, उसको मनाने के लिए और उसका मान और सत्कार बढ़ाने के लिए देश के लिए आज वो हमारे बीच आए हैं। वैसे तो मैं ये कहूँ कि देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधान साहब, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं, बहुत लंबा समय हुआ, बहुत देर से मैं देखता हूँ, बहुत देर से इनके साथ काम करने का मौका मिला है। इनकी छत्र छाया में बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है। ये आज या जिस दिन से प्रधान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं उसी दिन से ही नहीं, इनके मन में हमारे लिए हमदर्दी, बल्कि जब से पॉलिटिक्स में आए हैं, बल्कि उससे पहले भी, मुझे वो दिन भी याद है 1985 का, जब 85th अमेंडमेंट हुई थी। तो उस वक्त हमारे पंजाब में जो कॉन्फ्रेंस उसके खिलाफ हुई, हमारी अमेंडमेंट में जो हमारे अब छीने जा रहे थे शेड्यूल कास्ट लोगों के, शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स के एंड अदर्स के, जो उसमें हक छीने जा रहे थे, वो जजमेंट आने के बाद मैं समझता हूँ कि गोविंद जी ने उस वक्त भी, जब ये राज्यसभा के मेंबर थे, तो ये चंडीगढ़ भी वहाँ पहुँचे थे, जहाँ हम एक स्टेट के नहीं, जहाँ हम पंजाब, हरियाणा, यूपी और हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब इनके जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे, एक्स मेंबर पार्लियामेंट थे, और जो हमारे बड़े नेता थे, उस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जो खास तौर पहुंचे, उनमें सबसे जो आगे थे वो रामनाथ कोविंद जी थे। तो मेरा
ये कहने का उनको सिर्फ इतना ही मतलब है आपसे कि कोविंद जी हमें रास्ता दिखाने वालों में, उनमें से हमारे लोगों की सेवा करने में, हमारे लोगों के हकों की रक्षा करने वाले, ये आज पहले आदमी, पहले ही बार नहीं आए हमारे में। जब कभी भी हमारे लोगों के किसी हक को छीना गया है तो उस वक्त रामनाथ कोविंद जी ने हमारा साथ दिया है, इसलिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। और आप इन सब को मैं जी आया भी कहता हूँ। इसके साथ मैं दो बातें करके, इनका धन्यवाद करके, आप सबका धन्यवाद करके, इससे पहले तो मैं आपको और बात कहूँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ। दुनिया में कोई इंसान अगर कोई भी अपने आप अकेले को या कोई कम्युनिटी अपने आप अकेले को बड़ा करना चाहे तो वो उतनी देर तक बड़ी नहीं हो सकती जितनी देर तक वो दूसरों को साथ ना मिलाए। अगर मैं कहूं को मैं बहुत बड़ा हूं, मैं सिर्फ एक सेक्शन को साथ लेकर चलूं और मैं बड़ा हो जाऊंगा, ये नामुमकिन बात है। आज डेमोक्रेसी है, हमें सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों को और सभी हमारे पछड़े लोगों को मैं ये एक बात अपनी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हमारे भले किसी एक दूसरे में मतभेद हों, लेकिन हमें ये दिन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिस दिन आप ये समझे कि हमें सही मायनों में आज़ादी मिली थी, हम उस दिन आज़ाद हुए जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने देश को ये संविधान सौंपा 26 नवंबर। एक बात मैं कहूँ कितनी उन्होंने, मैं इससे पहले कि मैं अपनी बात और कहूँ, एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, अगर मेरे जैसा कोई और मैं खुद या कोई और ये बात समझे कि मैं इस कुर्सी पर इसलिए पहुंचा हूं, या मैं वजीर या कोई स्पीकर इसलिए बना हूं, या अफसर मैं IAS IPS इसलिए बना हूं, या और अफसर इसलिए बना हूं कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास बहुत धन है, तो मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ी गलती में है। अगर हम आज इस हालत पर हैं, अगर मैं कभी देश का डिप्टी स्पीकर बना, अगर को बुरा ना माने तो मैं प्रधान अपने देश के राष्ट्रपति जी से भी बड़ी निम्रता से ये बात कह सकता हूं कि अगर हम इन कुर्सियों पर पहुंचे हैं तो ये नहीं कि हम बहुत काबिल हैं, ये नहीं कि हमारे पास बहुत धन दौलत है, इसलिए पहुंचे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें ये रिजर्वेशन, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें ये रिजर्वेशन लेकर दी। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर हमें ये रिजर्वेशन ना लेने दी होती तो मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, इन कुर्सियों पर बैठना तो एक तरफ रहा, हमें किसी ने पंच सरपंच इन कुर्सियों की तरफ देखने भी नहीं दे रहा था। इसलिए हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है। मैं एक बहुत दूर अंदेश थे, देश की समस्याओं को वो बहुत दूर तक समझते थे। आने वाली जो समस्या आज मुझे याद है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के दिन जब वो देश कौम को सौंप रहे थे तो उन्होंने 2-3 बातें ऐसी कही जिसका उस वक्त कोई मूल्य नहीं पड़ा, किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और देश कई सालों तक संताप भोगता रहा। मैं फॉर एग्जाम्पल कश्मीर की बात करता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी 370 आर्टिकल के अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा था कि कश्मीर में हम आपकी सड़कें भी बनाएं, हम आपको सस्ते से सस्ता अनाज खाने के लिए भी दें, हम आपके लिए और काम भी करें, आपकी बेहतरी के लिए काम भी करें, और सरकार को राइट भी, सेंटर की जो सरकार है उसको राइट भी उतने ही हो
जितने के वहां की वक्री, जैसे कि देश का एक वक्रा हिस्सा है, वक्रा स्टेट है, वैसे इनको राइट मिले और देश के किसी लोग को वहां वो अधिकार ना मिले जो दुनिया देश के दूसरे हिस्सों में है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की सोच थी, जिसका मैं मोदी सरकार जी का, कोविंद जी की सरकार का, सबका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने, मैं समझता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की कही हुई आज से बात 72 साल पहले जो कही, जो अब इम्प्लीमेंट हुई और 370 टूटा और डिवीजन हुई J&K की। दूसरी बात मैं कहना, कितने वो विजनरी थे। उन्होंने कहा था अपनी उस स्पीच में, आखिरी स्पीच में कहा, एक और बात कही, वो कहने लगे ये 2 स्टेटें ऐसी हैं, लिंग्विस्टिक इशू पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि 2 स्टेटें ऐसी हैं, एक है बिहार। देखिए किस वक्त उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा कि ये बिहार और ये जो मध्य प्रदेश है, इन दोनों को 2-2 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए। पटना अपने बिहार को, बिहार की राजधानी रांची हो और दूसरी उसकी जो है वो पटना साहब उसकी राजधानी हो, उसको 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए। इसी तरह उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में नॉर्थ और साउथ को उनको 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए। जब उन्होंने ये रेजोल्यूशन पेश किया तो किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 50 साल बाद जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बात कही थी, वो 50 साल के बाद इंप्लीमेंट हुई। देश के लोगों ने, देश के सियासतदान लोगों ने ये समझा कि बिहार और मध्य प्रदेश को 2-2 हिस्सों में बांटना चाहिए और बांटा गया। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जो इच्छा थी, जो मानसिक अवस्था थी, उसको अगर प्रैक्टिकल शेप दी तो मैं समझता मोदी साहब जी की सरकार ने दी है। मैं इनका धन्यवाद भी करता हूं। एक बात मैं और कह के, जो मैं अक्सर कहा करता हूं, वो ये है, मुझे दुनिया देखने का मौका मिला है। पंजाब का 2 बार मैं स्पीकर भी रहा, यहाँ लोकसभा का भी डिप्टी स्पीकर रहा, कॉमनवेल्थ का मैं वाइस चेयरमैन रहा, IPU का मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा, उसका इंटरनल ऑडिट मेंबर रहा, देश की नुमाइंदगी 4 बार UNO में करने का मौका मिला। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि मैंने दुनिया देखी है, लेकिन मैं ये कहूं कि मैंने किसी जगह में, जो मैं मांग करता हूं आपसे भी, सभी से मांग करता हूं, कोविंद जी से भी मेरी बात कई बार हुई है इस इश्यू पर, प्रधानमंत्री जी से भी मैंने बात की थी, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का दिन आया 125वां साल, तो उस कमेटी का मेंबर मैं भी था। सभी उसके देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के नीचे कमेटी बनी, सभी वजीर थे, उनमें एक मैं अकेला था। पहले बाद यादव जी भी मेरे साथ ही आए। तो मैंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी से 125 साल की कमेटी के दिन पर प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं धन्यवाद भी करूंगा। और मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा जी मैंने दुनिया देखी है, हाँ आपने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमें रिजर्वेशन लेकर दी, हम कुछ लोग हवानों से इंसान बने, मैं क्या, अब हमें राइट टू एजुकेशन भी मिल गया है, अब आप हमें क्या देंगे? अब हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आज के 125वां सालगिरह मनाने जा रहे हैं, आप हमें क्या देंगे? तो उन्हें क्या, आपका क्या मतलब है? मैं कहा मैं चाहता हूं आप हमें अगर देना है तो राइट एजुकेशन दें। वो कहने लगे राइट एजुकेशन का क्या भाव है? 1 मिनट 2 मिनट में बात खत्म करो। कहने लगे ये मेरा मिशन है, ये मेरा स्लोगन है जो मैं कहने जा रहा हूं। कहने लगे राइट एजुकेशन का आपका क्या मीनिंग है?
मैंने कहा मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा कि एक मोहल्ला हो, वहां 2 स्कूल हों, एक का सिलेबस और हो और दूसरे का सिलेबस और दूसरा हो। यह मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। अगर देखा है तो बदकिस्मत हिंदुस्तान के बच्चों के बीच ही, हिंदुस्तान में ही मैंने देखा है। कहने लगे आप चाहते क्या? मैंने कहा मैं चाहता हूं गरीब और अमीर के बच्चे को, जहां हमारे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, मैंने कहा मैं चाहता हूं इक्वल अपॉर्चुनिटी with equal syllabus to all children of the nation, having regard of their own mother tongue. Having regard of their own mother tongue, मैंने कहा मैं ये चाहता हूं। तो दूसरी बात मैंने कहा, जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहां कहते हैं कि आप जो इंग्लिश है ये 6ठी जमात से शुरू करो, और जहां अमीर का बच्चा पढ़ता है वहां कहते हैं कि 2.5 साल के बच्चे से शुरू हो। बस 1 मिनट में जा रहा हूं। मैंने कहा कहते हैं कि 2.5 साल से शुरू बच्चे की इंग्लिश हो। मैंने कहा हमारे बच्चे को कहते हैं 6 साल से शुरू हो। तो जब 6 साल का बच्चा होगा, उसके 6ठी जमात से उसको इंग्लिश शुरू होगी, तो रिजल्ट उसका क्या निकलेगा? उसकी उम्र 12 साल होगी, और जब वो ABC कहेगा उसके जबान को वाली नहीं पड़ता। मैंने कहा जैसे दूसरे बच्चों को 2.5 साल, चाहे वो स्कूल CBSE रन स्कूल हो, चाहे वो ICS रन स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट का सरकारी स्कूल हो जहां हमारे गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वहां हो, हम चाहते हैं कि, मैंने ये नहीं कहता कि उन स्कूलों को बंद कर दो, मैं ये कहता हूं कि हमारे बच्चों को भी, जहां गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों में, चाहे शहर में चाहे गांव में पढ़ते हैं, हमारे बच्चों को भी वैसी ही एजुकेशन दी जाए जैसे उन अमीर बच्चों के बच्चे जहां पढ़ते हैं। जिस तरह की एजुकेशन, जिस तरीके से, जिस सिलेबस से उनको एजुकेशन दी जाती है, मैं भी चाहता हूं कि हमारे बच्चों को वैसी एजुकेशन दे। मैं सर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, इसका ये मतलब मत समझ लेना कि मैं प्राइमरी एजुकेशन पर ही स्ट्रेस करता हूं, क्योंकि ये फाउंडेशन है। यू कैन नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग ऑन वीक फाउंडेशन। इसलिए जो मैं बात कहना चाहता हूं, जो बाबा साहब ने कही, वो कहकर आपसे माफी लूंगा। उन्होंने कहा था, एक बात कही थी उन्होंने कहा कि कोई देश, कोई कौम एजुकेशन के बगैर तरक्की नहीं कर सकती, इसलिए हमें बेस पर ज्यादा जोर देना चाहिए। और जहां तक हायर एजुकेशन का सवाल है, उन्होंने जो कहा, कहने लगे वी कैन फॉरगो आवर मटीरियल राइट्स, मटीरियल बेनिफिट्स, but we cannot forgo our and opportunity of our higher education. हम जहां चाहते हैं कि हमारे बच्चों को पहली जमात से उस तरह की वो बराबर की एजुकेशन मिले, वहां हम ये नहीं चाहते कि हायर एजुकेशन में हमारे बच्चे हमारे डॉक्टर ना बने, हमारे इंजीनियर ना बने, हमारे और अच्छे अफसर ना बने। हम ये भी चाहते हैं कि वहां भी हमारे बच्चों को हायर एजुकेशन जो है उसमें हिस्सा मिले। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हायर एजुकेशन में भी हमारे तभी बच्चे उनका साथ मुकाबला कर सकेंगे जब उनका बेस अच्छा होगा। इसलिए सबसे पहले मैंने दुनिया में यह भी देखा है कि उन मुल्कों ने तरक्की की है जिन्होंने अपने बेस को सबसे पहले संभाला है। इसलिए मेरी आप लोगों से बेनती है कि भाई कृपा करें। कई बार मेरे जो साथी है वो कहते हैं एजुकेशन तो हमें दे ही रहे हैं जी, आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा सरकारें हमें वो एजुकेशन दे रही है जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे सर्टिफिकेट BA लेते हुए, सभी ना बुरा समझे इसको, कुछ है जो पढ़े लिखे जिनके पास BA की डिग्रियां तो हैं लेकिन उनके पास एप्लीकेशन भी नहीं लिख सकते। अब वो हमें एजुकेशन दी जा रही है ताकि हम उनके बच्चों का मुकाबला ना कर सके। इसलिए भाई अपना दुश्मन जो है कॉमन दुश्मन है, साझा दुश्मन है, और वो नहीं चाहता कि आप लोग तरक्की करें, आपके बच्चे और
वो जो है बड़े अफसर, उनके बराबर के अफसर बने। इसलिए उनका मुकाबला करने के लिए बाबा साहब ने जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उन्होंने जो बिगिन किया है, बिगिनिंग में कहा है कि हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया है, ये इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, जस्टिस, ये सब कुछ सारे लोगों को एक मिलेगा, एक मिलना चाहिए। ये लहदा बात है, हम लेने में नाकामयाब हुए हैं कोविंद जी ने, और हम बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं। और आज भी मैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बराबर की एजुकेशन ले सके, ये हम बड़ी देर से कोशिश करते आ रहे हैं। इनको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं एक बात फिर अपने बच्चों को दोहरा के जाना चाहता हूँ, वो ये भाई, ये मत समझो कि फलाना क्यों आया है मैं इसलिए मैं नहीं जाना, दूसरा क्यों है मैंने नहीं जाना। आप कृपा करो, उतनी देर तक कि इब्राहिम लिंकन ने कहा था, जिनका घर ही बटा हुआ हो वो कभी तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए जितनी देर तक सभी जाते आपस से मिलकर ये दिन नहीं मनाते, तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमारे लिए क्या किया है, हमारे लिए क्या फर्ज है, हमारा क्या ड्यूटी है, ये हमें जान लेनी चाहिए। तो मैं आप सभी का और कोविंद जी का, प्रधान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने मेरी इस रिक्वेस्ट को मानकर, जो मैंने उनसे बात की कि मैं चाहता हूं कि मेरे गरीब बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी विद इक्वल सिलेबस टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द नेशन हैविंग रिगार्ड ऑफ देयर मदर टंग, तो उसको उन्होंने समझा। और चौथे दिन उन्होंने मीटिंग रखकर, जो हमारे बच्चों की तबाही हो रही थी, 5वीं और 8वीं का इम्तिहान नहीं लिया जाता था, उस कमेटी बनाएगी सारे देश की, और उसमें फैसला किया कि 5वीं और 8वीं का एग्जाम भी हो, और जो बच्चा फेल होगा उसको फेल किया जाए, जो पास हो पास हो। तो मैं मोदी जी की सरकार का, मोदी जी का, और अपने अठवाले जी मेरे साथी बैठे हैं, मेरे सत्कार योग भाई सांपला जी बैठे हैं, गवर्नर साहब बैठे हैं, मौका मिला है मुझे इनके साथ काम करने का, और मैं इन सब का आज धन्यवाद भी करता हूँ, जो आज के दिन गौतम जी बैठे हैं, जो आज के दिन यहाँ आए हैं, ये तो हमारे, मेरे समझ लो मेरे बचपन के साथी हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, इन्हीं लफ्ज़ों से आपका धन्यवाद भी करता हूँ, और देश के प्रधान साहब जी का धन्यवाद भी करता हूँ, और सारे साथियों का, आपका भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। एक बात कह के, गुरबाणी हमारे गुरु ग्रंथ साहब में आता है, को किसी को राज न दे हैं, जो ले हैं निज बल से ले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you, sir. The Honorable President of India, Shri Ram Nath Kovind, will now address the fifth International Ambedkar Conclave. इंटरनेशनल अंबेडकर कॉन्क्लेव 2021 में प्रमुख रूप से उपस्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर जी, केंद्र सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले जी, कानून एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर सत्यपाल सिंह बघेल जी, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, लोकसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष तथा फोरम के प्रमुख संरक्षक डॉक्टर चरणजीत सिंह अटवाल जी, सांसद श्री गौतम जी, सांसद श्री हंसराज हंस जी, इस सभागार में उपस्थित गणमान्य अतिथियों, देवियों और सज्जनों, भारत में
एक ही ऐसा महापुरुष जन्मा जो अपने व्यक्तित्व व कृतित्व के कारण संविधान निर्माता बना। बाद में वो राष्ट्र निर्माता भी कहलाया तथा जो समाज सुधारक और विकास पुरुष के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में जीवन पर्यंत अपना सर्वस्व योगदान देता रहा, ऐसे महापुरुष को बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं। सचमुच में उनके कृतित्व का वर्णन करना किसी एक संबोधन में संभव नहीं है। उनके विचारों में हमारे भविष्य निर्माण का मार्ग उपलब्ध है। ऐसे बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को यथार्थ रूप देने के उद्देश्य से आयोजित इस कॉन्क्लेव के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। लोकसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष, पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष तथा सांसदों के अंतर्राष्ट्रीय समूहों के उपाध्यक्ष के रूप में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले डॉक्टर चरणजीत सिंह अटवाल जी अपनी निष्ठा के लिए सराहना के हकदार हैं। उनकी सक्रियता के बल पर फोरम ऑफ एससी एंड एसटी लेजिस्लेटर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस द्वारा सामाजिक और आर्थिक न्याय के मुद्दों पर निरंतर प्रकाश डाला जाता है। आप सबके प्रयासों की बाबा साहब के आदर्शों और लक्ष्यों को प्रसारित करने में अच्छी भूमिका रहती है। अभी अभी हमने उनका उद्बोधन भी सुना। बहुत सारगर्भित बातों का उन्होंने उल्लेख किया, जिसमें प्रमुख रूप से थी समान शिक्षा। बहुत अच्छा एक इशू है जिसको कि मुझे लगता है कि समाज के बीच में लेकर के जाना चाहिए और उसकी जागरूकता के सभी प्रयास करने चाहिए। मित्रों, आज से 4 दिन बाद यानी 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। उस दिन पूरे देश में स्थान स्थान पर, विशेषकर महू में उनकी जन्मभूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में परिनिर्वाण स्थल, मुंबई में चैत्य भूमि तथा लंदन में आम्बेडकर मेमोरियल होम के पंच तीर्थों में बाबा साहब के आदर्शों से जुड़े लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बाबा साहब के आदर्शों का अनुसरण करते हुए समावेशी विकास तथा वंचित वर्गों के उत्थान पर जोर देने के लिए मैं केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की भी सराहना करता हूँ। संविधान के प्रारूप के निर्माण का कार्य संपन्न हो जाने के बाद संविधान सभा में बाबा साहब की प्रशंसा में संविधान सभा के अनेक सदस्यों ने अपने उद्गार व्यक्त किए थे। उनमें से एक ऐसे सम्मानित सदस्य ने यह कहा था कि भारत की स्वाधीनता का श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाएगा तथा भारत की स्वाधीनता को संहिताबद्ध करने का सेहरा हमारे महान संविधान के महान शिल्पी डॉक्टर आम्बेडकर के सिर पर बंधेगा। न केवल ये सदन उनका आभारी है, अपितु पूरा राष्ट्र उनका आभारी है। वे न केवल इस पीढ़ी के लिए स्मरणीय हैं, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें याद रखेंगे। संविधान सभा के उन सम्मानित सदस्य के इस कथन की सार्थकता का एक जीता जागता प्रमाण इस कॉन्क्लेव में देखने को मिल रहा है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि इस कॉन्क्लेव में चर्चा हेतु आपने संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ शिक्षा, उद्यमिता, इनोवेशन तथा आर्थिक विकास के मुद्दों को भी प्रमुखता दी है। देवियों और सज्जनों, मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के जीवन के बारे में जानकर किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व निर्माण और भविष्य निर्माण की प्रेरणा स्वतः मिलती है। हर प्रकार की चुनौतियों को पार करते हुए बाबा साहब ने विश्व की सर्वोच्च उपलब्धियां हासिल की थी। विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में से एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को LLD की उपाधि से सम्मानित किया था।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रशस्ति पत्र में बाबा साहब द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किए जाने की प्रशंसा करते हुए उन्हें भारत का एक प्रमुख नागरिक, महान समाज सुधारक और मानव अधिकारों का रक्षक बताया गया। इसके आगे भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें सम्मान देने की नीयत से अपने विश्वविद्यालय के प्रांगण में बाबा साहब की प्रतिमा भी शोभायमान की। मित्रों, बाबा साहब का संघर्ष आजीवन चलता रहा। आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि एक विद्यार्थी के रूप में विश्व स्तर पर बाबा साहब ने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर ली थी। फिर भी उनके पास बंबई हाई कोर्ट में वकालत करने हेतु सनद लेने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। लेकिन ऐसी हर एक रुकावट बाबा साहब की आंतरिक शक्ति के आगे छोटी साबित हुई। देवी और सज्जनों, बाबा साहब भारत माता के सच्चे पुजारी थे। कुछ बातों का उल्लेख किया अटवाल जी ने, धारा 370 का। सचमुच में वो भारतीयता के अविचल पुरोधा थे। हमारे स्वाधीनता की लड़ाई तथा उसके बाद संविधान निर्माण के लगभग 3 वर्षों के दौरान सांप्रदायिक वैमनस्य का वातावरण बना हुआ था। उस समय एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण के लिए बहुत सारे नेता ये कहा करते थे कि हम सभी लोग हिंदू और मुसलमान बाद में हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं। यह सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन बाबा साहब की सोच इससे भी आगे थी। बाबा साहब कहते थे, जब दूसरे नेता कहते थे कि हम पहले भारतीय हैं और बाद में हिंदू और मुसलमान, सिख या ईसाई हैं, उस समय बाबा साहब कहा करते थे कि हम पहले भी भारतीय हैं, बाद में भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। इस प्रकार हम सदैव भारतीय ही हैं। अर्थात बाबा साहब की सोच में भारतीयता के समक्ष जाति, धर्म और संप्रदाय का कोई स्थान नहीं था। देवी और सज्जनों, शिक्षा के प्रति बाबा साहब का लगाव सर्वविदित है। वे स्वयं एक प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन समाज की समस्याओं ने, लोगों की पीड़ा ने उन्हें जनसेवा की ओर प्रेरित किया। उन्होंने मुंबई में अपना मकान बनवाया, जिसे उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़े स्थान के आधार पर राजगृह नाम दिया। उस मकान का सबसे बड़ा हिस्सा उनका पुस्तकालय था। वो प्रायः अपने उस निजी पुस्तकालय में ही भोजन करते थे और वहीं सो जाया करते थे। भारत और विश्व की समस्याओं के समाधान के बहुत से विचार उन्हें अपने अध्ययन से प्राप्त होते थे। उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और मुंबई तथा औरंगाबाद में शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। वे मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक स्वाधीनता को उतना ही महत्व देते थे जितना राजनैतिक स्वाधीनता को। देवी और सज्जनों, एक अर्थशास्त्री के रूप में बाबा साहब की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में थी। केवल 35 वर्ष की आयु में उन्होंने रिजर्व बैंक की स्थापना से जुड़े हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष अपने जो विचार रखे थे, उनमें से अनेक विचार आज भी प्रासंगिक हैं। भूमिहीन किसानों, सामूहिक खेती, लैंड रेवेन्यू सिस्टम और भूमि पर स्वामित्व से जुड़े उनके विचार बहुत गंभीरता से लिए जाते हैं। वे कहते थे कि अधिकांशतः भूमिहीन और सीमांत किसान अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग हैं। उनकी मुक्ति के लिए बाबा साहब निरंतर संघर्ष करते रहे। बाबा साहब को न्याय का प्रतीक पुरुष कहने में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाबा साहब समाज की नैतिक अंतरात्मा को जगाने के पक्षधर थे। वो कहते थे कि अधिकारों की रक्षा केवल कानूनों से नहीं हो सकती, अपितु समाज में नैतिक और सामाजिक चेतना का होना भी अनिवार्य है। परंतु उन्होंने सदैव अहिंसात्मक तथा संवैधानिक माध्यमों पर बल दिया। हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों
और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए अनेक प्रावधान हैं, जिन्हें अफर्मेटिव एक्शन का आधार भी कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 46 में ये निर्देश दिया गया है कि राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों का विकास विशेष सावधानी के साथ करना है। साथ ही इस अनुच्छेद में राज्य को यह भी निर्देश दिया गया है कि सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण किया जाएगा। इस अनुच्छेद में निहित दिशा निर्देशों को कार्यरूप देने के लिए अनेक संस्थान बनाए गए और प्रक्रियाएं लागू की गई हैं। उनमें से एक हमारा राष्ट्रीय नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी है। काफ़ी सुधार भी हुए हैं, लेकिन हमारे देश और समाज द्वारा अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वंचित वर्गों के बहुत से लोग अपने अधिकारों तथा उनके हित में चल रहे सरकार के अनेक कार्यक्रमों के बारे में नहीं जानते। ऐसे लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना और उन्हें जागरूक बनाना आप सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ उपस्थित लोगों में अधिकांशतः संख्या सचेत और प्रबुद्ध व्यक्तियों की है। आप सबकी यह भी जिम्मेदारी है कि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के जो लोग आपसे पीछे रह गए हैं उन्हें भी आप आगे बढ़ाएं। ऐसा करके ही आप बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त कर सकेंगे। देवियों और सज्जनों, डॉक्टर आम्बेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों की इस कॉन्क्लेव में भागीदारी बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। हमारे देश के उद्यमियों, विशेषकर युवाओं में आजकल एक शब्द बहुत प्रचलित हुआ है। वह शब्द है यूनिकॉर्न। जब किसी बिजनेस स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक हो जाता है तब उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। अधिकांश यूनिकॉर्न के संस्थापक युवा हैं और पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि स्टार्टअप लीडरशिप भारत की विकास यात्रा का एक नया मोड़ सिद्ध हो सकता है। अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए भी वेंचर कैपिटल फंड जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा उद्यमों को प्रोत्साहित करने वाले अन्य सरकारी कार्यक्रमों की सुविधा भी अनुसूचित जातियों व जनजातियों के युवाओं को उपलब्ध है। इन सभी कार्यक्रमों का लाभ लेना चाहिए तथा जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर की मानसिकता विकसित करनी चाहिए। बाबा साहब भी स्वरोजगार के समर्थक थे। उन्होंने स्टॉक और शेयर्स के व्यापारियों को सलाह देने के लिए एक फर्म की स्थापना भी की थी। सन 1942 में तत्कालीन वायसराय को ज्ञापन देकर उन्होंने CPWD के टेंडरों में वंचितों के लिए हिस्सेदारी की मांग की थी। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने वाले आर्थिक लोकतंत्र के पक्षधर का स्वरूप भी शामिल है। मुझे विश्वास है कि इस कॉन्क्लेव में होने वाले विचार विमर्श से अनुसूचित जातियों और जनजातियों, विशेषकर युवाओं के हित में प्रभावी सुझाव निकलेंगे। ऐसे सुझावों को कार्य रूप देकर आपके संस्थान और इस आयोजन की सार्थकता सिद्ध होगी। मैं आप सबको अपने उद्देश्य में सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।